हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज के ताजा खबर की इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं। सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो आज एक ही चीज की राह देख रहा है कि यूएस के रेट कट्स के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं यूएस फेड। सो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस है ये काफी ज्यादा रेट कट की तरफ इंक्लाइंड है एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि जो अभी मीटिंग जो कल कंप्लीट होगी या यानी कि आज रात को इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज रात को जब मीटिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद फेड में क्या उस मीटिंग में क्या डिसीजंस होंगे, उसके क्या आउटकम्स होंगे और अगर रेट कट होता है तो कितने बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होना हो सकता है। इन सभी के एक्सपेक्टेशंस पे कल हमारा जो मार्केट है उसी पे बेस्ड मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। एंड उसी के चलते जो S&P 500 जो यूएस का एक इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सो जनरली इट वाज सेड कि सितंबर का जो महीना है वो मार्केट्स के लिए ओवरऑल एक लॉस मेकिंग मंथ होता है हमेशा से। अगर लास्ट 10 इयर्स का डेटा देखे तो एवरेज मंथली लॉस इन द मंथ ऑफ सितंबर वाज 1.3%। एंड इसी इसी सितंबर मंथ में इंडियन मार्केट्स ही नहीं बल्कि यूएस मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। सो जो रेट कट के एक्सपेक्टेशन है ये काफी ज्यादा ड्राइविंग फोर्स रहे हैं मार्केट के पॉजिटिव मूवमेंट्स में। एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द फैक्ट दैट रेट कट्स होने वाले हैं एंड द पॉसिबिलिटी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। सो देयर इज अ 59% चांस दैट अ 50 basis rate cut should can be taken by the Fed FOMC। सो रेट कट कितना होगा ये तो हमें आज रात को ही पता चलेगा और इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको कल इसी समय इसी एपिसोड इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। जो रेट कट का इम्पैक्ट है वो ना कि सिर्फ इक्विटीज को अफेक्ट कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो गोल्ड प्राइसेस है वो भी रेट कट के एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने रिकॉर्ड हाई पर चल रही है। सो मार्केट्स ये एंटिसिपेट कर रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। एंड इसके साथ साथ जो डॉलर के वैल्यू है वो वीक हो चुकी है थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर करेंसीज विच हैज मेड होल्डिंग गोल्ड इवन चीपर फॉर द अदर कंट्रीज या अदर करेंसीज में जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए। सो इक्विटी मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे एंड गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है करेंटली। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं तो इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो लास्ट 4 मंथ्स में पहली बार 2% के नीचे आया है। सो जुलाई में जो नंबर 2.04% पे था वो गिरकर अगस्त का होलसेल इन्फ्लेशन आया है 1.31% पे। सो देयर इज एन इन्फ्लेशन बट देयर इज अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बट ये जो ट्रेंड है ये होलसेल प्राइसेस में अलग है। एंड वहीं अगर हम रिटेल प्राइसेस की बात करें या कंज्यूमर प्राइसेस के तरफ अगर हम बात करें तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन जुलाई में 3.6% था वो अगस्त में 3.65% पे बढ़ के आ चुका है। सो ये जो डाइवर्जेंस है इन द होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस तो इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर इन्फ्लेशन को ड्राइव करने वाली जो कमोडिटीज है दैट इंक्लूड्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड सीरियल्स इनके जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो काफी स्टिकी रहे हैं। एंड इसी की वजह से एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है इन द इन्फ्लेशन कंज्यूमर इन्फ्लेशन नंबर। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखें तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इन द रिसेंट पास्ट। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अराउंड 73-74 डॉलर्स के पर बैरल का रेट अभी करंटली यहाँ पे चल रहा है ब्रेंट क्रूड का। एंड जो डिक्लाइन आया है अप्रैल में अराउंड $90 के ऊपर का पर बैरल का रेट चल रहा था। एंड सिंस देन देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द क्रूड प्राइसेस। इसी के वजह से जो हमारा होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स है वो कम आए हैं।
So the next news that affects the Indian economy is regarding a report by CRISIL. So CRISIL कहता है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो करंटली टफ रिलेशंस चल रहे हैं उसके वजह से जो भी ट्रेड है उस पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंपनी क्रिसिल ने हाईलाइट किया है कि जो फुटवेयर और एफएमसीजी वाली जो कंपनीज है उन्हें थोड़े से ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन बांग्लादेश। लेकिन जो बहुत सारे जो ऑपरेशंस है इन दीज फैसिलिटीज इन बांग्लादेश दे हैव ऑलरेडी रिज्यूम्ड। सो जो इम्पैक्ट था वो लॉन्ग लिव्ड नहीं रहा है। एंड इसी के साथ साथ क्रिसिल ने ये भी हाईलाइट किया है कि कॉटन यार्न, पावर, फुटवेयर, सॉफ्ट लगेज एंड एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में माइनर नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बेनिफिशियरीज के बारे में बात करें तो शिप ब्रेकिंग, जूट एंड रेडीमेड गारमेंट्स वाली जो कंपनीज है उन्हें थोड़ा बहुत नॉमिनल यहाँ पे पॉजिटिव बेनिफिट्स यहाँ पे इन्हें मिल सकते हैं एज बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक चेंज इन द इकोनॉमिक रिलेशंस विद बांग्लादेश। सो अगर हम बांग्लादेश के एज एन इकोनॉमी की बात करें तो वो हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 2.5% कंट्रीब्यूट करता है एंड हमारे इंपोर्ट्स का 0.3% कंट्रीब्यूट करता है। सो बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट बांग्लादेश के वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी पे नहीं आएगा, ऐसा क्रिसिल का एक रिपोर्ट कहता है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इकरा जो ये रेटिंग एजेंसी है इन्होंने एक एस्टिमेट्स निकाले हैं रिगार्डिंग द अवॉर्डिंग ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू इकरा जो रोड प्रोजेक्ट्स FY25 में आने वाले थे जो अराउंड 10,000 टू 10,500 किलोमीटर्स के बीच में प्रोजेक्ट्स जो अवार्ड होने चाहिए थे वो अभी गिरकर 8,500 से 9,000 किलोमीटर्स तक के ही आएंगे। सो FY24 की अगर हम बात करें यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31% डिक्लाइन देखने को मिला था इन द रोड प्रोजेक्ट्स अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। सो इस यहाँ पे जो डिक्लाइन होने वाला है FY25 में एज कंपेयर टू द प्रीवियस एस्टिमेट्स उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है। सो भारत माला का जो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट का एक की प्रोजेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द रोड बिल्डिंग साइड, तो उस वजह से उसके जो अप्रूवल्स है वहां पे कैबिनेट अप्रूवल्स में बहुत डिलेज हो रहे हैं। उसी वजह से ये जो डिक्लाइन है फोरकास्ट में वो इकरा के हिसाब से वही एक मेजर रीजन है। एंड सेकेंडली जनरल इलेक्शन अगेन जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी डिसीजन मेकिंग को, तो जनरल इलेक्शंस के वजह से भी डिलेज हुए हैं प्रोजेक्ट्स अवार्ड होने में। सो यहाँ पर जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो FY26 में देखने को मिल सकता है। जो प्रोजेक्ट्स FY25 में अवार्ड होने चाहिए थे वो शायद FY26 में जाकर अवार्ड हो गए। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग सीमेंट कंपनीज। सीमेंट कंपनीज के लिए एक डिफिकल्ट क्वार्टर रहने वाला है ऐसा एस्टिमेट्स आ रहे हैं। सो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो ऑन अ हायर साइड पे चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइसिंग है सीमेंट की बिकॉज इट्स अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस, तो ऐसे ऐसे बिजनेसेस में रेवेन्यू पर टन जो होता है या रियलाइजेशन जो इस इंडस्ट्री में हम कहते हैं रियलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सीमेंट कंपनीज। सो रियलाइजेशन बहुत सारे कोशिशों के बाद भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो प्राइस हाइक्स के अटेम्प्ट हुए थे वो कंसिस्टेंटली फेल होते हुए नजर आ रहे हैं एंड जो इंडस्ट्री में कोई भी मेजर प्राइस हाइक देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी ऑन अ हायर साइड चल रहा है। तो इस वजह से Q1 FY25 में जो प्राइसेस थे वो मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिल रहे हैं एज इन Q2 FY25 एंड Q2 FY25 में जो नंबर्स रहेंगे फॉर सीमेंट कंपनीज ये थोड़े ऑन अ लोअर साइड हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसे एस्टिमेट्स आ रहे हैं मार्केट से। एनबीएफसी का जो डिपॉजिट ग्रोथ रहा है फॉर FY24 दैट हैज रीच 21%। सो जो भी नॉन बैंक लेंडर्स है उनका टोटल डिपॉजिट ग्रोथ 21% रहा था FY24 में। वहीं पे अगर हम बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो वहां पे सिर्फ 13.5% का डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक रैपिड एक्सपांशन एनबीएफसी एज अ स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू बैंकिंग कंपनीज।
श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो 23% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ FY 24 में इस कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स में देखा था। बजाज फाइनेंस 35% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है FY 24 में। एंड मेजर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस हैव ऑफर्ड डिपॉजिट रेट्स अबाउट 150 बेसिस पॉइंट्स हायर देन द बैंक्स। तो इसी वजह से यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है वो हायर साइड पे रहा है एज कंपेयर टू बैंक्स। सो इसके साथ जो एनबीएफसी का टोटल डिपॉजिट बेस हो गया है दैट हैज क्रॉस टू 1 लाख करोड़। सो आरबीआई का जो हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है तो उसके अनुसार एनबीएफसी का जो टोटल डिपॉजिट बेस है दैट हैज क्रॉस टू 1.03 लाख करोड़ एज ऑफ मार्च 2024। एंड FY 23 एंड FY 24 इन दोनों ही सालों में एनबीएफसी ने मोर देन 20% का ग्रोथ रजिस्टर किया है इन देयर डिपॉजिट बेस। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल की जो कंपनीज है उन्हें कहा है कि जो वो अपने एमआरपी को और ना ना बढ़ाए। सो एक मेजर हिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है बिकॉज जो कस्टम्स ड्यूटीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाई है, स्पेशली बेसिक कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी है इन कैटेगरीज लाइक क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड पाम ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल। तो 20% की बीसीडी यहाँ पे लगाई गई है और इफेक्टिव ड्यूटी जो है इन तीनों कमोडिटीज में वो 27.5% पे आती है। इसी के साथ साथ जो रिफाइंड ऑयल्स है, रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल एंड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, तो यहाँ पे 12.5% की जो बीसीडी एग्जिस्टिंग थी उसे बढ़ाकर 32.5% पे लाया गया है और जो इफेक्टिव रेट है वो 35.75% पर आ गया है। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अभी करेंटली स्टॉक्स है दैट कैन लास्ट अप टू 45 to 50 डेज। तो अभी जो ये कंपनीज है वो अपने एमआरपी को ना बढ़ाए इमीडिएटली एंड थोड़ा सा हिट जो है इनके मार्जिन्स पे हमें देखने को मिल सकता है। एक और न्यूज ऑयल के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने विंडफॉल टैक्स को जीरो कर दिया है। जब से विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है तब से सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि विंडफॉल टैक्स का जो अमाउंट है वो ₹0 हो चुका है। 18 रुपीज, सॉरी, ₹1,850 का यहाँ पे टैक्स लगता था पर मेट्रिक टन बेस्ड। ऐसा विंडफॉल टैक्स यहाँ पे था एज ऑफ द लास्ट अपडेट, उसे कम करके ₹0 पे अभी गवर्नमेंट ने ले आया है। तो ये जो डिक्लाइन है, ये जो रेट कट है, इसके पीछे का जो रैशनल है दैट इज अगेन द फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। जो 92 डॉलर्स पर बैरल के क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो अभी लेस देन $75 पर चल रहे हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी विंडफॉल टैक्स को ₹0 पर ले आए हैं। जुपिटर वैगन्स इज गोइंग टू एक्सपांड इट्स व्हील सेट कैपेसिटी बाय इन्वेस्टिंग 2,500 करोड़ रुपीज। ओडिशा में कंपनी अपना न्यू फैसिलिटी सेटअप करने जा रही है जिससे उनकी जो व्हील सेट है, जो ट्रेन्स में यूज होने वाले फोर्ज्ड व्हील सेट्स है, उनकी कैपेसिटी 20,000 यूनिट से ले बढ़कर 1 लाख यूनिट्स पर आ जाने वाली है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 5x से बढ़ाने की यहाँ पे कंपनी बात कर रही है। एंड ये जो न्यू प्लांट है जिसमें 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमर्शियलाइज्ड बाय द एंड ऑफ 2027। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इज माई ट्रिप। ये जो कंपनी है इसने दो एक्विजिशंस किए हैं फॉर अराउंड 90 करोड़ रुपीज। फर्स्ट इज द एक्विजिशन ऑफ अ 30% स्टेक इन रोलिंस इंटरनेशनल, जिसके लिए कंपनी 60 करोड़ रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। उसके साथ साथ प्लेज होम हेल्थ केयर सेंटर, ये कंपनी में 49% का स्टेक कंपनी लेने वाली है 30 करोड़ रुपीज के लिए। ये दोनों कंपनीज मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करने वाली है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कुछ इसी महीने में एक न्यूज आई थी कि कंपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग साइड में फोरे करना जा रही है। अभी ये मेडिकल टूरिज्म के साइड में फोरे कर रहे हैं। इस कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है इट डज नॉट सीम वेरी साउंड
डाउन बिकॉज दे आर ट्राइंग टू हैव टू मेनी थिंग्स ऑन बोर्ड। जब आपकी थाली में बहुत सारी चीजें हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको खाना क्या है। सो ऐसी जब बहुत सारी चीजें अगर एक कंपनी करती है तो कौन सी चीज सक्सेसफुल होगी और कौन सी नहीं, ये डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड कंपनी का फोकस किस सेगमेंट में ज्यादा रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क रहेगा। और आगे जाकर कंपनी किस तरह से ग्रो करने वाली है, ये क्वेश्चन हमेशा इन्वेस्टर्स के माइंड में रहना चाहिए बिकॉज दे आर हैविंग टू मेनी थिंग्स ऑन बोर्ड। पैनिशिया बायोटेक एंड सैनोफी इंडिया, ये दोनों कंपनीज के बीच में एक पेटेंट के रिगार्डिंग लिटिगेशन चल रहा था इन द दिल्ली हाई कोर्ट। सो ये दोनों कंपनीज ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने पे एग्री किया है। सो बेसिकली हेक्सावेलेंट वैक्सीन, ये इसी वैक्सीन के पेटेंट्स के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट्स थे दोनों कंपनीज के बीच में। एंड ये जो डिस्प्यूट है दैट वाज अंडर द डिस्प्यूट वाज अंडर द दिल्ली हाई कोर्ट। सो ये डिस्प्यूट को इन दोनों कंपनीज ने आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटल करने की बात करी है। 2021 में ये जो डिस्प्यूट शुरू हुआ था, जो ये जो केस फाइल हुआ था, उसका सेटलमेंट यहाँ पे कंपनीज ने आपस में कर लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट एग्रीमेंट, सो सैनोफी जो है वो अपने फुल्ली लिक्विड हेक्सावेलेंट वैक्सीन का मार्केटिंग नहीं करेगा, सो दैट इट डज नॉट इन्फ्रिंज द पेटेंट ऑफ इजी सिक्स, जो पैनिशिया बायोटेक का एक की यहाँ पे उनका हेक्सावेलेंट वैक्सीन का पेटेंट है। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग टोरेंट पावर। ये कंपनी अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग काफी ज्यादा चर्चे में रही है लास्ट एक डेढ़ साल में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ये कंपनी ने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, काफी बड़े एंड मेजर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी ये कंपनी कर रही है। एंड दे आर वर्किंग फॉर इंस्टॉलिंग ऑलमोस्ट 5 GW ऑफ पम्प स्टोरेज कैपेसिटी इन महाराष्ट्र इटसेल्फ। सो इसी के रिगार्डिंग एक डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। सो टोरेंट पावर को 1.5 गीगावाट्स का LOI यहाँ पे MSCDCL से मिला है फॉर परचेसिंग पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज फॉर नेक्स्ट 40 years। सो 40 years का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों एंटिटीज में हो सकता है, ऐसा एक LOI यहाँ पे कंपनी को ऑलरेडी मिल गया है। एंड इसी न्यूज के आने के बाद कल टोरेंट पावर का स्टॉक जो था वो काफी ज्यादा तेजी में देखने को मिला था। IPO फ्रेंजी शुरू है। एंड कल PNG जो ये ज्वेलर्स है, उनका IPO कल यहाँ पे मार्केट में लिस्ट हुआ विद अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू ऑफ ओवर 65%। इसी के साथ सेबी ने कल 5 एडिशनल IPOs को अप्रूवल दिया है, जिसमें सबसे बड़ा है शापूरजी पालोनजी ग्रुप का एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO। सो अराउंड 7,000 crores का IPO यहाँ पे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का होने वाला है, जिसमें से 1250 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू रहेगा और रिमेनिंग 5,750 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। सो शापूरजी पालोनजी एक वेल रिनाउंड ग्रुप है इन द रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, और उनकी फ्लैगशिप कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इस कंपनी को एक सेबी का अप्रूवल मिल गया है। इसके साथ साथ 4 और कंपनीज है जिन्हें भी कल IPO के लिए नॉड मिला है फ्रॉम द एंड ऑफ सेबी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज एपिसोड। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट में बताइए, और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।